You are watching Kali News. कई तरह की बयानबाजी देखी गई। अब फाइनल जो है कल लोग चुनाव वोट देने जाने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीजों को और बिहार के चुनाव? देखिए, कल बिहार में पहले चरण के 121 सीटों के लिए मतदान होने हैं और हम सभी बिहार के रहवासियों को एक शुभकामना देते हैं कि आप अपने मतदान का जो है अच्छे से अधिकार का प्रयोग करें। देखिए, दोनों तरफ से बयानबाजी हुई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो एनडीए के नेता हैं, खास करके लल्लन सिंह, उनकी जो दुर्भाग्यपूर्ण बयानबाजी है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वो खुले मंचों से कह रहे हैं कि ये जो महागठबंधन के नेता हैं इनको घरों से बाहर न निकलने दिया जाए मतदान वाले दिन, इनको बंदी बना के रखा जाए। तो फिर इस लोकतंत्र के पर्व का उत्सव का मतलब क्या रहा? आप आज सत्ता में हैं, आज आपकी केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार थी, तो आप क्या लोगों को बंद कर देंगे? लोगों को उनका मतदान नहीं करने देंगे? यही होती है, इसी को जंगल राज कहते हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि 20 साल में ये जो कुशासन रहा है एनडीए का, इससे लोगों को निजात पाना है। ये जो लल्लन सिंह जैसे अहंकारी केंद्रीय मंत्री हैं, जिनके पास भारी भरकम बजट तो है, लेकिन बिहार के रहवासियों के लिए कुछ उन्होंने नहीं किया, उस पर एक प्रकार से अंकुश लगना चाहिए। कल के लिए, वोटिंग के लिए हम यही शुभकामना देंगे कि आने वाले समय में एक सुजलम सुफलम बिहार बने, उसके लिए लोग काम करें। अब बयानबाजी का दौर बंद हो चुका है और रही बात, अब जब दूसरे चरण की वोटिंग होगी 11 तारीख को 122 सीटों के लिए, उसके पहले कम से कम थोड़ी सादगी और थोड़ा संदिग्धि दिखाए एनडीए के लोग, यही हम उम्मीद करेंगे। और 14 नवंबर को हमने पहले भी कहा है कि एक बार बिहार फिर दिवाली मनाएगी। 14 नवंबर को महागठबंधन के नेतृत्व में एक बार फिर दिवाली मनेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि बिहार को अगर कोई दिशा दे सकता है तो महागठबंधन दे सकती है, दलितों, पिछड़ों, वंचितों का कोई नेतृत्व कर सकता है तो महागठबंधन कर सकती है। इसीलिए बिहार का चुनाव इस बार महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि अपने बेटे को सीएम बनाना है, लेकिन यहाँ तो कोई जगह ही खाली नहीं है इन सीटों के लिए। नहीं, देखिए, पहली बात तो जो योग्य है उसे पद मिलना चाहिए। आज राहुल गांधी जी जिस प्रकार पूरे देश में दौरा करते हैं, गरीबों की बात सुनते हैं, चाहे एक मछुआरा हो और चाहे एक किसान हो, सबसे मिलते जुलते हैं, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत बड़ा पद होता है देश में, तो क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार युवाओं को रोजगार देने की बात कहते हैं, जिस प्रकार गरीबों और मजलूमों की बात करते हैं, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते? क्या केवल चिराग पासवान ही नेता बन सकते हैं? क्या केवल जय शाही आईसीसी के चेयरमैन बन सकते हैं? क्या जो राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं वही नेता बन सकते हैं? क्या अनुराग ठाकुर ही नेता बन सकते हैं? क्या पंकजा मुंडे या पूनम महाजन ही नेता बन सकती हैं? ये कौन सा बात है? आपके परिवार के लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमने तो कभी नहीं कहा। हमारे परिवार के लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आप कटाक्ष करते हैं। ये जो द्वेष और नफरत की भावना फैल गई है भाजपाइयों में, खास करके प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जैसे बड़े नेताओं के मन में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। समय आएगा तो जरूर उस पर चर्चा होगी, लेकिन आज बिहार के हित में अगर कोई काम कर रहा है तो यही तेजस्वी यादव जी का परिवार है, यही राहुल गांधी जी का संगठन है, जो बिहारियों के लिए हर सुख दुख में खड़ा होने की वहां पर काम कर रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी विचलित है, बेचैन है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कुशासन, कुनीति, भ्रष्टाचार और लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना, इसी विषय पे काम करना चाहती है। उसे जनता के विकास के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। बिहार चुनाव जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं। एजेंडा जो है या मुद्दा जो है वो अब तक क्लियर नहीं है, लेकिन किन मुद्दों पर बात करेंगे इस पर सबका ध्यान जो है वो बना हुआ है। क्या कुछ अंदर पार्टी की खबरें हैं जो अब राहुल गांधी के जरिए जो है बाहर की जाएगी? या देखिए, राहुल गांधी जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर करते हैं। वो कोई व्यक्तिगत बात कभी नहीं कहते, उनको व्यक्तिगत कुछ चाहिए भी नहीं। जिस प्रकार आज पूरे देश में वोट चोरी का विषय उठा है, खास करके एसआईआर हो रहा है, उन राज्यों में एसआईआर हो ही नहीं रहा है जहां जरूरत है। हमने कहा था कि महाराष्ट्र में एसआईआर तो छोड़िए, यहां तो वीएसआईआर होना चाहिए, वेरी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र में 29 के करीब करीब महानगर पालिकाओं के निकाय चुनाव बाकी हैं। इसके नगर परिषद, जिला परिषद, इनके नगराध्यक्ष के चुनाव बाकी है, तो यहां तो हो ही नहीं रहा है। और जहां नहीं होना चाहिए था वहां हो रहा है।
तो हम यही कहेंगे कि अगर राहुल गांधी जी आज जो भी विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो देश से जुड़ा ही मामला होगा, किसी बड़े भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला होगा, या बिहार के जो कल मतदान है उसके लोगों के लिए शुभकामनाएं होंगी, कुछ अगर कहीं भ्रष्टाचार अनियमितता है तो उस पर कहेंगे। राहुल गांधी जी हमेशा से अपनी व्यक्तिगत पीड़ा कभी नहीं कहते, उनको लोग क्या क्या पप्पू से लेकर और क्या क्या कहते हैं, बट उन्होंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो अपना काम करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन का जो काम है वो करते हैं, और इस भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की बातों को जनता के सामने ले आते हैं। बंगाल में सेकंड फेज का जो ऐसा भी नजदीक आने वाले हैं, उसके पहले इस तरीके का कदम जो है वो सरकार की ओर से उठाया गया है। देखिए, ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त अगर एसआईआर करें तो कम से कम मुख्यमंत्री को तो लिया जाए विश्वास में। आज ममता दीदी वहां पर हजारों समर्थकों के साथ एसआईआर के खिलाफ रैली कर रही हैं, और चुनाव आयोग वहां एसआईआर कर रहा है। ये कैसा समन्वय है? ये केंद्र और राज्य का बिल्कुल समन्वय नहीं, जब होना चाहिए। ये तो कोई चुनाव का समय नहीं है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में चूर है, वो किसी से बात ही नहीं करना चाहती है। वो पक्ष विपक्ष के बीच का जो एक समन्वय है वो स्थापित ही नहीं करना चाहती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए ममता दीदी बार बार केंद्र सरकार को कोसती हैं कि आप बल जबरी हमारी सरकार हटाना चाहते हैं। आप जब खुद नहीं जीत पाते हैं तो आप चुनाव आयोग को आगे करते हैं अपनी बी टीम बनाकर, और चुनाव आयोग इतनी निकम्मी है, इतनी बड़ी कठपुतली बन गई है कि चुनाव आयोग के अंदर जरा सा भी मर्यादा नहीं है कि वो जाकर मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री को समझाए कि ये इस कार्य में आप हमें मदद कीजिए। वो अपनी अलग टीम लेकर लगी हुई है। क्या कर रही है, कैसे कर रही है? कम से कम मुख्यमंत्री इतने बड़े संवैधानिक पद हैं, उनको तो संज्ञान देना चाहिए। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए ममता दीदी बार बार इनके खिलाफ आंदोलन करती है। सर, हमने देखा कि एक और रेल घटना जो है वो सामने आई है, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई है। 15 से ज्यादा लोग जो है वो घायल होने की खबर जो है अब तक सामने आई है। पटरियों पर जो है ट्रेन अभी भी अटकी पड़ी है। कैसे देख रहे हैं इन तमाम बढ़ती रेल घटनाओं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। कल रात को जब एक खबर आई कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक खड़ी मालगाड़ी को एक पैसेंजर ट्रेन ने टक्कर मार दी। अब बताइए उस जनता का क्या दोष है जो अपने ट्रेन में बैठकर अपने गंतव्य तक जा रही है। रेल मंत्री कहते हैं कि हमने कवच नियम लाया है, कुंडल, कवच कुंडल, जिससे ट्रेनों को एक दूसरे से भिड़ंत होने से पहले क्या हूटर बजेगा, सब ट्रेनें रुक जाएंगी, खड़े हो जाएंगी, ब्रेक लग। ये सब क्या है? ये सब जुमला नहीं है तो और क्या है? रेल मंत्री से ज्यादा रेल मंत्री है। इतनी बड़ी दुर्घटना पर अभी तक उनका ना कोई बयान कहीं दिख रहा है, ना उनका कोई ट्वीट दिख रहा है। पता नहीं वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस चुनाव में व्यस्त हैं। अरे ये बार बार रेल हादसे क्यों हो रहे हैं भाई? रेल हादसे जब होते हैं तो लोग अपने स्वजनों को जब खो देते हैं तो उन पर क्या पीड़ा होती है, रेल मंत्री ने कभी जाना है? लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के रेल मंत्री थे, और उनको जब पता चला कि कहीं रेल दुर्घटना हो गई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था नैतिकता के आधार पर। और आज के रेल मंत्री एक संवेदना तक प्रकट नहीं करते हैं। यही फर्क होता है अच्छे नेताओं में और जुमलेबाजी नेताओं में। जिस प्रकार अश्विनी वैष्णव जी से हम सबको उम्मीद थी, और अश्विनी वैष्णव जी अपने पूरे हर उस पर फेल हुए, चाहे जो भी मंत्रालय उन्होंने संभाला है वो फेल होते गए हैं। अब प्रधानमंत्री जी की क्या ऐसी मजबूरी है कि ऐसे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिए हुए? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिलासपुर वाली घटना में बताइए 8 लोगों की मौत हो गई, 14 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उनकी क्या गलती थी? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इनको एक भारी भरकम मुआवजा मिलना चाहिए, और आने वाले समय में ऐसा न हो इसके लिए तो कम से कम कोई तो रणनीति बननी चाहिए। एक कवच कुंडल अगर फेल हो रहा है तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। जो है वो महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो है उनसे मुलाकात करने वाले, इसके पहले पुरुष क्रिकेट टीम के साथ। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। महिला क्रिकेट टीम ने ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है, हमारे देश के लिए बहुत सम्मान की बात है। सब मिलेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं तो आने वाले समय में लीडर ऑफ अपोजिशन भी मिलेंगे, हम लोग भी मिलेंगे। उसमें से कुछ खिलाड़ी मुंबई की भी हैं। हम सबसे पहले तो हरमनप्रीत कौर जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि जब से 1971 से महिला क्रिकेट टीम अस्तित्व में आई तब से हम प्रयास कर रहे थे। आज 2025 में आपने हमें ये ट्रॉफी दिलाई, और खास करके शेफाली वर्मा ने जिस ढंग से खेला है, जिस ढंग से ऑलराउंडर प्रदर्शन किया है, और चाहे हमारी दीप्ति शर्मा हो,
तो ये एक सामूहिक प्रयास से ये हमने वर्ल्ड कप जीता है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये जो हमारी बच्चियां हैं इनके क्रिकेट को भी लोग बढ़ावा देंगे, प्रोत्साहन देंगे और जगह जगह उनका स्वागत सम्मान होगा। मुंबई में भी कांदिवली में राधा यादव रहती है जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली है। तो बहुत सारी बच्चियां हैं जो यहाँ पर मुंबई में भी रहती हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, खास करके मध्य प्रदेश, जो ना गौड़ है वो मध्य प्रदेश। तो ऐसे अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर प्रधानमंत्री मिल रहे हैं तो हम सब मिलेंगे। ये बात देश की है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत सालों से हम सब उम्मीद लगाए बैठे थे। एक बार 2005 में बहुत नजदीक आके हम असफल हुए, फिर 2017 में हमने बहुत अच्छी फाइट की और 7-8 रनों से हमें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इस बार जो हमारी बच्चियों ने प्रदर्शन किया है अद्भुत था, गजब था और एक कड़ी टक्कर दी है साउथ अफ्रीका को और उसमें हराया है और 52 रनों से हराया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो पूरा देश उनका स्वागत करेगा और प्रधानमंत्री जी तो भाई पद पर बैठे हैं तो स्वागत करते ही हैं। 2023 में भी वो स्वागत करने की उम्मीद से ही मैच देखने गए थे अहमदाबाद में अपने ही नाम के स्टेडियम में, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम वो मैच नहीं जीत पाए। इस बार जीता है हमने, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम सब भी स्वागत करेंगे, वो भी करें, पक्ष विपक्ष मिलकर स्वागत करें और खूब स्वागत करें ताकि आने वाले समय में हमारी बच्चियां ऐसे ही क्रिकेट खेलती जाए। सर एक आखिरी सवाल, कांग्रेस जो है एक्शन मोड पर आई और आशीष शेलार के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट किया है कि इस तरीके से हिंदू मुसलमान करना तो जात में जो है नफरत फैलाने के लिए है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आशीष शेलार सहूलियत के हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। ये वही आशीष शेलार हैं जब चुनाव का समय आता है तो कुरैशियों के बीच में जाकर कहते हैं कि मैं भी कुरैशी हूं, मेरा नाम आशीष कुरैशी है आज से। और जब कोसना होता है मुसलमानों को तो मुसलमान और हिंदू करते हैं। इन्हीं की पार्टी में नीतीश राणे हैं, वो हिंदू मुस्लिम के बिना जी नहीं सकते हैं। तो ये नफरत की राजनीति फैलाने वाले लोग हैं। इन्हीं के सर्वोच्च नेता मोहन भागवत जी मुसलमानों से मिलते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी के कई फोटो आते हैं जिसमें वो खजूर खाते टोपी पहने हुए दिखे हैं। तो ये कौन लोग हैं हमें ये नहीं समझ में आता है। बिना हिंदू मुस्लिम किए जी नहीं सकते। अरे मतदाता चोर में हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, 4 बार फर्जी मतदान करने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो आरोपी है, वो दोषी है, वो अपराधी है। इसमें हिंदू मुसलमान की क्या आवश्यकता है। लेकिन इनके मन में मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत भरी हुई है, इतनी नफरत भरी हुई है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों को भगाओ, मुसलमान देशद्रोही हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अबू आसिम आजमी और आशीष शेलार एक ही भाषा बोलते हैं। ये जो MIM के वारिस पठान है और आशीष शेलार है एक ही भाषा बोलते हैं, नफरत की भाषा बोलते हैं। ये बिना हिंदू मुसलमान किए जी नहीं सकते। क्यों? इनको पता है कि हिंदू हमारे साथ नहीं है, मुसलमान हमारे साथ नहीं है, तो कम से कम दोनों के बीच में इतनी नफरत फैलाओ कि कोई एक तो हमारे साथ आ जाए। तो ये आशीष कुरैशी जो है, सॉरी माफ करना, आशीष शेलार उनका नाम है, लेकिन वो अपने आप को आशीष कुरैशी, पता नहीं गजेट करवाया है उन्होंने कि नहीं करवाया कागज पर। लेकिन आशीष कुरैशी को ये समझना चाहिए कि इस देश का कानून, संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के ढंग से चलेगा। जो दोषी है वो दोषी है, उसकी कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, और जो निर्दोष है वो निर्दोष है। तो ये जो मतदान सूची में कम से कम आशीष कुरैशी ने गड़बड़ी तो पकड़ी। देवेंद्र जी तो कह रहे थे यहां कोई गड़बड़ी नहीं है, पप्पू मत बनिए, और आज आशीष शेलार जी ने उन्होंने पप्पू बना दिया। तो ये जो आशीष कुरैशी या आशीष शेलार जो भी हैं, ये देवेंद्र फडणवीस जी को अपमानित कर रहे हैं। हम बहुत दुखी हैं इस घटना से। देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनको अगर कोई अपमानित कर रहा है, ठीक है, बीजेपी में इस समय अंतर्द्वंद चल रहा होगा, अलग बात है, लेकिन कम से कम एक मुख्यमंत्री को अपमानित तो मत करिए कुरैशी साहब। और जो मतदान सूची में गड़बड़ियां हुई है उसमें आप भी सहयोग करिए और ये जो चुनाव आयोग के आयुक्त हैं उनके साथ बैठकर इसको दुरुस्त करवाइए, वरना हम मुंबई महानगर पालिका का चुनाव नहीं होने देंगे। और आपकी हम कड़ी निंदा करते हैं कि आप हिंदू मुसलमान के बिना जी क्यों नहीं पा रहे हैं। इसके लिए आपकी मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं हो तो आपका इलाज हम करवाएंगे, पूरा खर्चा हमारी शिवसेना उठाएगी, अच्छे से अच्छे अस्पताल में। हमारे देश में आगरा में खास करके पागल का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, वहां हम आपको ले चलेंगे और आपकी पूरे इलाज करा देंगे ताकि आप हिंदू मुसलमान से बाहर निकलकर देश की बात करें।